हम लोगों ने पिछला क्लास में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र पे बात किया था। उसमें हम लोगों ने 1 से 4 आर्टिकल तक उसमें जो प्रोविजंस हैं उस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। इससे रिलेटेड भाग जो है 1 है और अनुसूची कौन सा है 1। क्लियर है? पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। हम लोगों ने उसमें यह भी देखा था कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन आते हैं। तो हम लोगों ने यह देखा था कि राज्य आते हैं, यूनियन टेरिटरी आता है, केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा हमने देखा था कि अर्जित प्रदेश भी आता है। एक्वायर्ड एरिया जो है वो भी आता है इसके अंतर्गत। हम लोग ने पिछला क्लासेस में यह भी देखा था आर्टिकल 2 के माध्यम से कि संसद जो है नए राज्यों के स्थापना कर सकता है और प्रवेश कर सकता है ना। आर्टिकल 2 पे भी हम लोगों ने चर्चा किया था। आर्टिकल 2A आया था, लेकिन वर्तमान समय में यह नहीं है। यह कब आया था? 35वां संविधान संशोधन से, जब सिक्किम को मिलाया जा रहा था। तो आपको पता है कि सिक्किम जब 35वां संविधान संशोधन से भारत में आया था तो ना तो वो राज्य के परिभाषा में आ रहा था, ना वो यूनियन टेरिटरी के परिभाषा में आ रहा था, और ना ही एक्वायर्ड एरिया में आ रहा था, अर्जित क्षेत्र में आ रहा था। तो उसके लिए एक स्पेशल 2A लाया गया है ना, और इसके द्वारा एसोसिएट राज्य का इसको दर्जा मिला। कौन सा राज्य? एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, और बाद में इसको पूर्ण राज्य कब बना दिया गया? 75 में पूर्ण राज्य बना दिया गया 36वां संविधान संशोधन से, और इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। हमने देखा, पिछले क्लासेस में देखा था। हम लोग ने यह भी देखा था पिछले क्लासेस में कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, जो अस्तित्व में राज्य है, उसको नाम में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्यों की स्थापना कर सकता है, राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है। यह कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, संसद करेगा। यानी हमने 1 और 3 को एक साथ पढ़ेंगे तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्यों का विनाश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस बाउंड्री के अंतर्गत दोस्तों हम इसको क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, कई भागों में तोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, दूसरे स्टेट को। लेकिन क्या संघ का विनाश कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमने पिछले क्लासेस में यह भी देखा था कि नए राज्यों की यदि स्थापना होगा, है ना, तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति होगा, अनुशंसा होगा सदन को। यदि राष्ट्रपति अनुमति देता है तभी संसद में आएगा। हमने यह भी देखा था कि स्टेट लेजिस्लेचर से पूछा जाएगा, राज्य के विधानसभाओं से, जिसका क्षेत्र को घटा रहा है, बढ़ा रहा है, जिसके सीमाओं को तोड़ रहा है, नया राज्य की स्थापना कर रहा है, उससे पूछेगा एक लिमिट टाइम देके कि भैया हम आपका राज्य के साथ ऐसा करने वाले हैं, आपका क्या ओपिनियन है। वो यदि देता है तो भी ठीक, नहीं देता है तो भी ठीक। संसद के पास अनन्य पावर है, इनहेरेंट पावर है कि वो राज्यों के क्षेत्र के सीमाओं को छिन्न भिन्न कर सकता है। क्लियर है? हमने ये भी देखा पिछले क्लासेस में कि ये आएगा साधारण बिल की तरह, साधारण कानून बनेगा, है ना, और साधारण बहुमत से होगा। 3 वर्ड हम लोगों ने ये देखा था। इससे ज्यादा आपसे 1 से 4 तक का क्वेश्चंस नहीं बनेगा। क्लियर है? क्वेश्चन इतना ही बनेगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और चीज, इससे कनेक्टेड चीज पूछेगा, है ना, जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ नहीं है बल्कि उसके साथ चलने वाला है। जैसे राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब आया?
भाषा के आधार पर पुनर्गठन की बात कैसे किया गया, कौन कौन कमिटियां थी, है ना, उस समय राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, तो उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। उसको पहले लिखाएंगे, उसके बाद इस पर बात करेंगे, है ना। उससे जब क्वेश्चंस बनता है तो उसको बताना। देखिए, जब इस टॉपिक का नाम लिखिए राज्यों का एकीकरण, इस पर पहले लेक्चर दे देते हैं राज्यों का एकीकरण पे, और फिर उसके बाद दोनों पर लिखवा देंगे। क्लियर? अब इसको हटा दें, कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा, पांचों हो गया ना, लिखवाए नहीं, अभी लिखवाएंगे, पहले इस टॉपिक को पढ़ा दे, क्योंकि वो पहले का टॉपिक है ना। ठीक है, राज्यों का एकीकरण, ठीक है, इस टॉपिक का नाम है राज्यों का एकीकरण। देखिए, आपको पता होगा जब 15 अगस्त 1947 को कब आजाद हुआ आपका देश? 15 अगस्त 1947 को आजादी के पहले माउंटबेटन कैबिनेट मिशन योजना ने एक प्रपोजल रखा था कि जो भारत में मिलना चाहता है वो भारत में रहे, जो पाकिस्तान में मिलना चाहे वो पाकिस्तान में चला जाए, और जो स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र में रहना चाहे। यही था ना प्रपोजल, है ना। देखिए, 15 अगस्त 1947 तक, है ना, आजादी के दिन तक लगभग 562 रियासतें थी, उसमें 549 इस दिन तक मिल गया भारत में। कितना मिल गया? अब 3 को नहीं मिला। ठीक है, पहला पहला ठीक है, हो गया। चलिए, जूनागढ़ हल्का हल्का बता के निकलेंगे, ठीक है। अभी वर्तमान समय में गुजरात में है। दूसरा हैदराबाद, और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 को नहीं मिला। अब बताइए, उस एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो भारत बना, है ना, उसके अंदर यदि ये अपने आप को स्वतंत्र रखता तो अच्छा लगता। एक टेरिटोरियल बाउंड्री के अंतर्गत यदि बीच में कोई देश सरवाइव करे तो ठीक लगेगा? नहीं ठीक लगेगा। तो आपको मैंने बताया था कि उस समय गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री पटेल थे, और देशी रियासतों से संबंधित समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं वो, और ये मामला गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा, है ना, हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर है वो। तो इन लोगों के साथ, कुछ के साथ जनमत संग्रह किया गया और कुछ के साथ पुलिस कार्रवाई किया गया।
एक्चुअली हम लोग पुलिस कार्रवाई ही बोलेंगे, क्योंकि ये कार्रवाई तो आर्मी कार्रवाई था, कार्रवाई आर्मी ही कार्रवाई था, लेकिन हम दुनिया को क्या दिखा रहे थे कि वो मेरा भाग है। तो क्या अपने अंदर में हम आर्मी कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा कि ये पुलिस कार्रवाई है हैदराबाद के मामले में। तो जूनागढ़ के पर आइए, इसमें क्या हुआ, ठीक है। अब जूनागढ़ पे आइए, जो गुजरात में है। अभी देखिए, जूनागढ़ का उस समय दीवान जो था, दीवान जस्ट लाइक प्रधानमंत्री, जस्ट लाइक प्रधानमंत्री शहनवाज भुट्टो। यही शाहनवाज भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो के फादर हैं। और ये जुल्फिकार अली भुट्टो कौन है? बेनजीर भुट्टो के फादर हैं। और ये बिनजूर भुट्टो कौन है? बिलावल भुट्टो के मां है। यहां पे एक सीक्वेंस को समझ लीजिए, ठीक है। बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो है ना अभी पाकिस्तान में पॉलिटिशियन, पीपीपी के अध्यक्ष हैं आई थिंक, ठीक है। तो ये शाहनवाज भुट्टो उस समय यहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, है ना। वो नहीं चाहते थे कि जूनागढ़ में विलय हो। तब आपके दिमाग में आएगा कि जब ये दीवान है तो कोई राजा भी होगा ना, कोई राजा भी होगा। अब राजा का नाम है मोहब्बत खान रसूल, मोहब्बत खान रसूल। ये नहीं चाहते थे कि भारत में विलय हो। भारत सरकार ने बल प्रयोग के द्वारा, है ना, फरवरी 1948 में, कब? फरवरी 1948 में इसको मिला लिया। जनमत संग्रह की बात किया, रिफरेंडम कीजिए, राजा है मुस्लिम, है ना, और अधिसंख्य जनसंख्या क्या है? हिंदू। कांग्रेस का वहां भी चल रहा था मूवमेंट, है ना, और कांग्रेस जनता का समर्थन उसको प्राप्त था। वो चाह रहा था कि जनता की हम भारत के साथ जाएं, लेकिन लेने वाला है संप्रभु शक्ति किसके पास है? राजा के पास ना। उस समय राज्यतंत्र है वो, ठीक है। इसका मतलब है कि 1947 से लेके 15 अगस्त 1947 से लेके फरवरी 1948 तक जूनागढ़ हमारे लिए क्या है? एक विदेशी है, विदेश है। समझ गए ना? ये आपके लिए उस समय तक विदेश है। क्या कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। यही यहां थोड़ा समझ लीजिए, जब ये सीक्वेंस बता दिए। हाँ, आजादी के बाद भी, ठीक है। हम लोग पढ़ाते हैं लॉ ऑफ टॉट में, एक बच्चू दास का केस है जूनागढ़ को लेके, तो उसको हम लोगों से वहां पे भी हम लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उस केस में कि जूनागढ़ उस समय के लिए विदेश है, ठीक है। तो उधर नहीं जाना है। अब इसको समझ लीजिए, शहनवाज भुट्टो को समझ लीजिए, ठीक है। यहां से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो जीके का है। यही जुल्फिकार अली भुट्टो जो हैं,
है ना, वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं। कहां के? पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, ये वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, बाद में 1978 में इनको फांसी दे दी जाती है। शाहनवाज भुट्टो को। ठीक है, शाहनवाज भुट्टो को फांसी दी जाती है। थोड़ा सा आ जाते हैं इस पर, जब क्यों आया है क्वेश्चन तो बता देते हैं। फांसी इसलिए मिलता है बच्चा लोग कि थोड़ा सा बता देते हैं, जिस समय भारत आजाद हो रहा था, ठीक है, वो उस समय ये लंदन में है। कहां पे है? लंदन में है। 1928 में इनके जन्म हुआ था, 1928 में, और लंदन में शिक्षा के लिए गए। 1953 तक वो इंग्लैंड में पढ़ाई किए हैं। 53 में ये भारत के नागरिक हैं। नागरिकता इन्होंने त्यागा नहीं है 53 तक। 53 में वो एक्टिव, एक्चुअली सामंती जमींदार घराने से थे। इनके फादर खुद पॉलिटिशियन है। अब शाहनवाज भुट्टो प्रधानमंत्री रहे हैं जूनागढ़ के, तो पॉलिटिक्स में है। तो बाद में 56-57 में ये वहां के मंत्री बनते हैं, और मंत्री बनने के बाद, फिर मंत्री बनने के पहले भारत का नागरिकता ये छोड़ते हैं और वहां मंत्री बनते हैं। इन्होंने इस्लामिक समाजवाद का नारा दिया। कौन सा समाजवाद? इस्लामिक समाजवाद। समाजवाद। और थोड़ा सा इनका अप्रोच जो था कम्युनिस्ट अप्रोच था। गरीबों, मर्जनाइल लोग, महिलाओं, SC ST क्लासेस के लिए काम करते थे। बहुत पॉपुलर हुए, लेकिन बाद में कुछ इनमें निरंकुशता का भी आ गया, है ना। अपने पॉलिटिकल राइवल को समाप्त करना, बहुत सारे चीज इसमें इनमें भी आया। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन पर एक हत्या का मुकदमा चला था। किसी पॉलिटिशियन की हत्या करवाए थे, और वही मुकदमा में इनको फांसी की सजा दिया गया था। ये शिया मुसलमान थे। इन पर ये एक और शक था, ठीक है, बहुत सारे बुक्स में लिखा है, बहुत सारे उस समय के। इन पर एक शक ये भी था कि ये मुस्लिम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ये कुरान की पाठ नहीं करते थे। साथ ही साथ जो कभी देखा नहीं गया जो है कि वो क्या बोलते हैं, नमाज पढ़, मस्जिद में नहीं गए, ठीक है, देखने को नहीं मिला। भारत के प्रधानमंत्री को तो देखने को मिलता है, भारत में मस्जिद में नहीं जाते, लेकिन मिस्र में गए हैं, ठीक है। हाँ, तो इन पर शक था। अब यह भी था कि तो इनको फांसी दिया गया मर्डर के उस चार्ज में। इनको अंतिम समय तक यह एहसास नहीं था कि मेरे जैसे आदमी को फांसी दिया जाएगा। एक स्कॉलर लिखते हैं अपनी किताब में कि मरने के बाद इनको कपड़ा को खोल के फोटो लिया गया था कि इनका खतना हुआ है कि नहीं, ऐसा तक भी था। उधर नहीं जाते हैं, लेकिन ये उनकी हत्या जो है इनको इसीलिए के, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, ये आपके काम का चीज नहीं है, ठीक। अब हम दूसरा पे आते हैं। अब दूसरा है हैदराबाद। अब है हाँ, हैदराबाद के निजाम ने भी विद्रोह कर दिया। हाँ, अरे रखो ना यार, पढ़ा रहा है, चलो ठीक है। अब हैदराबाद के निजाम ने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। और नवंबर 1949 में, नवंबर 1949 में इसको भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिला लिया। क्या किया? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। अब
उधर नहीं हम लोग को जाना है, रजाकार कौन थे, क्या हुआ था, वहां पे नहीं जाना है। ठीक है, यहां पे भी क्या था, यहां पे भी ये है कि मुस्लिम राजा है, नवाब है, और जनता क्या है, अधिसंख्य हिंदू। ठीक है, तो प्रॉब्लम वही चल रहा था। और तीसरा आते हैं जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तीसरा। अब यहां क्या प्रॉब्लम है, जम्मू एंड कश्मीर। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, राजा हिंदू हरि सिंह और प्रजा अमूमन मुस्लिम। वर्ड समझिए, अमूमन मुस्लिम, तो इसको मिला लिया गया। ठीक है, बाद में। ठीक है, अब इसका अंदर क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, उस पर हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, कैसे कैसे मिला उस पर जाने की जरूरत नहीं है। अब हमको मेन है, कुछ भाग हम लोगों ने फ्रांसीसियों से भी लिया, 50 के बाद लिया, और कुछ क्षेत्र जो है पुर्तगाली क्षेत्र से। तो हमको देखना है फ्रांसीसियों से क्या क्या लिया। ठीक है, फ्रांसीसी से। ठीक है, तो इन क्या, तो फ्रांसीसियों से हम लोगों ने पांडिचेरी लिया, चंद्रनगर लिया, लिया ना जी, चंद्रनगर। ये कब आया भारत में, 1954 ना, 1954 में ये। ठीक है, फ्रांस सरकार से लिया गया, फ्रांसीसी सरकार से ना। साथ ही साथ एक और एरिया लिया, माही क्षेत्र, ये फ्रांसीसियों से लिया। अब पुर्तगालियों से कौन कौन लिया हम लोगों ने, पहला गोवा, दूसरा गोवा के बाद कौन कौन, दमन दीव, दमन दीव नगर, दादर नगर हवेली। ठीक है, दमन दीव, दादर नगर। तब तक के लिए सब हम लोग का एरिया क्या है, विदेश है ना हम लोग के लिए। अरे भाई 54 में मिल रहा है, तो भाई 1950 में संविधान लागू हो गया है, तब तक के लिए क्या है हम लोग के लिए, विदेश है ना। ठीक है, दादर नगर। और ये कब मिला है, 62 में राज्य बना है। ठीक है, ठीक है, ये 1961 में। ठीक, अब राज्यों का पुनर्गठन, अब मेन टॉपिक पे है। 3 गो कमेटी है बच्चा लोग, इसमें वही 3 कमेटियां से आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 3 गो कमेटी है। कितने कमेटी है, पहला कमेटी का नाम एसके धर कमेटी है ना, पहला कमेटी एसके धर कमेटी, एसके धर कमेटी। दूसरा जे वी पी कमेटी। तीसरा क्या है, फजल अली आयोग। ठीक है, इसके धर कमेटी, इसी 3 से आएगा कमेटियां। हो सकता है कभी कभी सीक्वेंस में पूछ दे कि पहले कौन आया, इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया। ये 3 गो आपके कमेटियों से पूछेगा। देखिए, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो भाषा को लेकर, भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन
छिड़ गया पूरे भारत में, है ना। भाषा को, कि भाषा के आधार पे ही राज्यों का पुनर्गठन हो, है ना। तो इसके आधार पे एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया। देखिए उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी था, मद्रास था ना, मद्रास राज था। अब मद्रास राज्य में तमिलनाडु को लेके, मद्रास राज्य में ही तमिलनाडु शामिल है ना, और कौन है इसमें शामिल? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जा रही है और आंध्र में? देखते होंगे साउथ इंडियन मूवी में तमिल और तेलुगु को लेके भी अभी भी बहुत सारे फिल्मों में इसको दिखाया है, ठीक है, ठीक है। तो तमिल और तेलुगु को लेके एक बड़ा जन आंदोलन होने लगा। अब तमिल के आधार पे तमिलनाडु की गठन की बात की गई और आंध्र प्रदेश को तेलुगु के आधार पे बात की गई। इसी तरह एक और प्रांत है बॉम्बे प्रांत। बॉम्बे उस समय राज्य है, ठीक है। अब बॉम्बे प्रांत को लेके, बॉम्बे में उस समय मुख्यतः दो हैं, एक महाराष्ट्र है और एक गुजरात है। गुजरात में कौन सी भाषाभाषी हैं? गुजराती, ठीक है। और सॉरी, गुजरात। अब मराठी और गुजराती को लेके ये प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, ये प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम चल रहा था, है ना, ये दोनों प्रॉब्लम चल रहा था। तब इसी तरह जो मैसूर राज्य था उसमें भी कन्नड़ को लेके प्रॉब्लम चल रहा था। कर्नाटक और कुछ और भाषा भाषियों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था। यानी भाषा के आधार पे राज्यों के रिकंस्ट्रक्शन को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, है ना। तब उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री को लगा कि इसके लिए कुछ कमेटियों का गठन किया जाए और ये कमेटी रिकमेंडेशन देगा, उसी के अनुसार हम काम करेंगे, है ना। कमेटियों का गठन किस लिए किया जाता है? ताकि कुछ अच्छी बातें वहां से निकल के आए, एक्सपर्टाइज लोग बैठेंगे और वहां से किस आधार पर गठन किया जाए उसके लिए होगा। तो इन्होंने सबसे पहले एसके धर कमेटी का गठन किया था। इसको शॉर्टली आप जो है धर कमेटी के नाम से जानते हैं। कौन सा कमेटी? धर कमेटी। कौन सी कमेटी? धर कमेटी के नाम से जानते हैं। अब धर कमेटी का गठन जो हुआ है जून 1948, जून 1948, और इन्होंने अपना रिकमेंडेशन कब दिया? दिसंबर 1948। अपनी अनुशंसा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब दे गया? इधर देखिए, दिसंबर 1948 को अपना रिपोर्ट सरकार को दे दिया, दिसंबर 1948 को दे दिया। अब इस कमेटी ने सीधे सीधे भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन की बात को क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। कहा कि भाषा के आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। इसके पीछे रीजन भी था उस समय का, क्यों इन लोगों ने रिफ्यूज किया।
उस समय रीजन ये था कि यदि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो हो सकता है भविष्य में ऐसा प्रांत इन लोग अपने अपने में जगह पे सीमित हो जाएगा भाषा के आधार पे, और हो सकता है भविष्य में एक नया राज्य की उत्पत्ति के लिए उपद्रव करे कि हमको एक देश बना दो हिंदी भाषी के लिए, है ना, तेलुगु के लिए अलग करे। तो यदि हम मिक्सचर को नहीं रखते हैं तो हो सकता है, क्योंकि भारत उस समय डेमोक्रेटिक रूप से शैशवावस्था में था, एक राज्य के रूप में शैशवावस्था में था, है ना। बहुत सारे उस समय के स्कॉलरों ने कह दिया था कि हो सकता है भविष्य में यह राज्य के रूप में ना पनप पाए, इसका लोकतंत्र रिफ्यूज हो जाए, कोलैप्स कर जाएगा उसका डेमोक्रेसी। बहुत सारे यूरोपीय स्कॉलर ने ऐसी धारणा बनाई थी। तो इन लोगों को लगा कि एक भाषा के आधार पे हम बना देंगे तो हो सकता है एक भविष्य में ये पैदा करेगा। तो इन्होंने फिर दूसरा कमेटी फिर रिकम हुआ, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जैसे जवाहरलाल, ठीक है, वी से वल्लभ भाई और पी से पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, अब जेबीवी कमेटी ने दिसंबर 1948 में इसका गठन हुआ। जब ये रिफ्यूज हो गया, कहा कि नहीं, दिसंबर 1948 में कहा कि राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, तो दिसंबर 1948 में ही जेबीपी कमेटी का गठन कर दिया गया, ताकि आंदोलनकारियों के आंदोलन को रोका जा सके, उसको संतुष्टि दिया जा सके कि मैंने फिर एक कमेटी का रिकमेंडेशन दे दिया हूं। अब उस कमेटी में तो खुद प्रधानमंत्री हैं, है ना, इस कमेटी में खुद जवाहरलाल नेहरू हैं। अब इस कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दिया 1 अप्रैल 1949 को, और इन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया। क्या कर दिया? ये रिपोर्ट कब आया इसका? 1 अप्रैल ना, 1 अप्रैल 1949 को, और इन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया। अब आंदोलन में और धार लगेगी कि नहीं, है ना। अब जब धार लगी तो उस समय 1949 में जब 1949 में जब रिफ्यूज किया तो आंध्र प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा असर हुआ। और उस समय एक आंध्र के एक नेता थे कांग्रेस के, पोट्टीश्री रामलू, है ना, उन्होंने आमरण अनशन क्या कर दिया? आरंभ कर दिया कि अब भैया, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे यदि आपने भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन नहीं किया तो। और वो 56 दिन तक भूखे रह गए। कितने दिन तक भूखे रहे? नहीं, 56 ही सही है, ठीक है। देता है तो उसको गलत मानिए, ऑथेंटिक बुक को माना जाएगा ना। अब कई किताबें जो होती है 5 रुपया वाली, उसमें लिख देता है कुछ भी, ठीक है, पेन वाली, ठीक है, तो उस किताबों की महत्ता नहीं है, ऑथेंटिक बुक को माना। तो 56 दिनों तक इन्होंने क्या क्या कहा? भूखे रह गया। अब इनका डेथ हो गया 56 दिनों के बाद, ये मर गए, ठीक है। अब क्या? हाँ, भूखे रह के। पोट्टीश्री रामलू लिखाएंगे, पूछता है, ठीक है। अब भूखे रह के तो ये चले गए, ये लोग छोड़ के परलोक चले गए। अब उस समय के आंध्र के एक बड़े नेता आंध्र भाषा के लेकर राज्य के पुनर्गठन के लिए आंदोलन करते हुए यदि मर जाए तो उस राज्य की स्थिति क्या होगी, है ना। तब
बिना कोई नियम के ही 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया भाषा के आधार पर। आपसे पूछता है, देखिए कानून बना 56 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लेकिन आंध्र राज्य कब बन रहा है? 53 में ही, बिना कोई कानून के। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यानी आंदोलन का वेग कितना होगा आप समझ सकते हैं, है ना? तो 1953 में क्या हो गया? आंध्र प्रदेश को राज्य बना दिया गया भाषा के आधार पे। अब एक आदमी को रसगुल्ला मिल गया स्टेट को, तो सारा स्टेट अब रसगुल्ला मांगेगा कि नहीं कि भाई हमें भी मिलना चाहिए? अब जब एक सफल हो गया, आंध्रा सफल हो गया, तो सारे राज्यों ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? तीव्र कर दिया। ठीक है, तो 22 दिसंबर 1953 को, कब? 22 दिसंबर 1953 को इधर समझिए, 22 दिसंबर 1953 को तत्कालिक केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जिसको आप फजल अली कमेटी कहते हैं। देखिए फजल अली जो हैं वो फॉर्मर जस्टिस रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ठीक है, 1951 में रिटायर हुए हैं, 50-51 में। ठीक है, ये फेडरल कोर्ट के भी जज रहे थे, और बाद में रिटायरमेंट के बाद ये उड़ीसा के गवर्नर थे। यानी इस कमेटी के में आने के पहले कौन थे? वो उड़ीसा के गवर्नर, 1952 में गवर्नर रहे हैं, जज रहे हैं। ठीक है, अभी तक ऐसा पॉलिटिशियन रहा है, लेकिन अब कौन आ रहे हैं? एक फॉर्मर जज, रिटायर्ड जज आ रहे हैं। ठीक है, अब फजल अली कमेटी जो है का गठन किया गया। अब आपसे पूछता है कि इस कमेटी में कितने सदस्य थे? फजल अली आयोग या कमेटी कहिए, जो भी। ठीक है, कब गठन हुआ फजल अली कमेटी का? 1953 में, है ना? डेट कौन सा है? 22 दिसंबर 1953। कितने सदस्य थे? कौन कौन? एक तो खुद फजल अली अध्यक्ष है, दूसरा केक पनिक्कर हैं, और तीसरा कौन है? हृदयलाल कुंजरू, हृदयनाथ ना, याद रखना है। ये तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया 22 दिसंबर 1953 को किया गया। अब ठीक है, इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ प्रशासनिक आधार पे भी राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। देखिए दो बात कहा कि ठीक है, केवल भाषा के आधार पर नहीं कर सकते हम भाई, केवल भाषा के आधार पर हम नहीं कर सकते, भाषा भी एक आधार हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ प्रशासनिक आधार पे भी हम राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया ना? जैसे जिस समय असम में ही 6-7 देश राज्य था, उस समय असम को बांट के बनाया गया ना, नागालैंड वगैरह, पश्चिम 7 बहने।
ठीक है, तो किस लिए किया गया? प्रशासनिक आधार पे किया गया। वो अलग बात है कि नागालैंड का नागा भाषा के आधार पे किया गया, लेकिन उसके पीछे प्रशासनिक आधार पे भी मायने रखता हूं वहां पे। तो कहा गया कि भाषा के आधार के साथ साथ, किस आधार पे? भाषा के आधार के साथ साथ, के साथ साथ प्रशासनिक आधार पे भी राज्यों का, ठीक है, पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के रिकमेंडेशन पर, साथ ही साथ एक और चीज बोला था मेरे दिमाग से अभी, हाँ, एक और रिकमेंडेशन था, आर्थिक आधार पे भी हो सकता है। गरीब राज्य है किसी इलाके में, हो सकता है ये भी है कि हमारा बिहार का, झारखंड बहुत गरीब है ना, तो उसके विकास के लिए भी हम अलग पुनर्गठन कर सकते हैं। छोटे स्टेट, ऐसा मान्यता होता है कि जितना छोटा स्टेट रहेगा उतना डेवलप करेगा, तो आर्थिक आधार पे भी इन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पे भी किया जा सकता है। इसी के रिकमेंडेशन को सरकार ने क्या कर लिया? मान लिया, और एक कानून बनाया। कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किसने बनाया? संसद ने बनाया। और इसी के आधार पे अब जितने भी राज्यों का पुनर्गठन होता है, इसी कानून के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन होता है। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, और जब इसको लिखा देंगे उसके बाद आर्टिकल 1 कर देंगे, 1 से 4 तक, और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। टाइम है, चलिए लिखिए। क्या? वो पंजाब के लिए, उधर अभी नहीं जाना है बेटा। हाँ, आगे की बात है। यहां पे है सहायोग, अभी 1956 के पहले कोई है सहायोग, ठीक है, वहां के लिए था, उसकी उसको भी नहीं माना गया सहायोग के रिकमेंडेशन। चलिए लिखिए, राज्यों का एकीकरण, टॉपिक का नाम लिखिए। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत को, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत की भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति तितर बितर थी। राजनीतिक स्थिति तितर बितर थी। उस समय भारत में, उस समय भारत में कुल 552 देसी रियासतें थी। उस समय भारत में कुल 552 देसी रियासतें थी। देसी रियासतें थी, जिसमें से 549 रियासतों ने, उसमें से 549 रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में, भारत की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार कर ली। क्या लिखे? 552 देसी रियासतें थी, उसमें 549 रियासतों ने स्वेच्छा से भारत की अधीनता स्वीकार कर ली। केवल 3 रियासत, केवल 3 रियासत, एक ही वर्ड, केवल 3 रियासत, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर
ने अपने आप को स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। लेकिन उसके द्वारा जो निर्णय लिया गया, लेकिन इन राज्यों के द्वारा, लिख लीजिए, लेकिन इन रियासतों के द्वारा, लेकिन इन रियासतों के द्वारा जो निर्णय लिया गया वह भारत के लिए कभी भी सिरदर्द साबित हो सकता था, है ना। कभी भी भविष्य के लिए सिरदर्द साबित हो सकता था। हो गया। राज्यों का एकीकरण करने के दारोमदार, राज्यों के एकीकरण करने की दारोमदारी तात्कालिक गृह मंत्री, दारोमदारी शब्द समझिए, दारोमदारी तात्कालिक गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में थी। जिसने इन तीनों रियासतों का एकीकरण इन तीनों देशी रियासतों का एकीकरण सफलतापूर्वक निर्भीकता के साथ किया। सफलतापूर्वक एवं निर्भीकता के साथ किया। क्या लिखवा है? किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के दारोमदारी पे था। इन तीनों रियासतों का एकीकरण निर्भीकता के साथ सफलतापूर्वक किया। यही लिखना है, अपना शब्द बनाइए। चलिए नेक्स्ट, जूनागढ़। जूनागढ़ देखिए बच्चा, कहां है? इतिहास में इससे क्या संबंधित है? जूनागढ़ किसका है? किसका है? रुद्रदमन का है। किस वंश के थे? रुद्रदमन मौर्य है। अरे मौर्योत्तर में कौन है? वेरी गुड, शक है। इसमें क्या है? जूनागढ़ अभिलेख से क्या पता चलता है? कितने राजाओं की चर्चा है? कौन कौन? चलिए, रुद्रदमन। एक झील की चर्चा मिलता है, उसका क्या नाम है? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? इसको जीर्णोद्धार कौन करवाया?
और कौन करवाया? इससे कितने लोग रिलेटेड है? चलिए, वेरी गुड। तो वही जूनागढ़ है, ठीक है, वही जूनागढ़ है, गुजरात वाला। चलिए लिखिए, जूनागढ़। जूनागढ़ का दीवान शाहनवाज भुट्टो ने, जूनागढ़ के दीवान, दीवान कौन है? शाहनवाज भुट्टो ने, है ना, उन्हें निर्णय क्या लिया? पाकिस्तान से मिलने का। लिखिए, जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तान से, पाकिस्तान में राज्य का विलय करने का निर्णय लिया। लेकिन जनता ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। भारत सरकार ने जनमत संग्रह करवाया, और फरवरी 1948 में यह क्या हो गया? भारत में इसका विलय हो गया। ठीक है, जनमत संग्रह करवाया, भारत सरकार ने जनमत संग्रह करवाया तथा फरवरी 1948 में इसका विलय भारत में हो गया। नेक्स्ट, हैदराबाद। हाँ, देखिए बात यह है ना, बोलना इसीलिए हम कम करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक लाइन बोल देंगे ना, फिर दोबारा बोलने कहिएगा तो वही चीज बोलेंगे लेकिन हमारा शब्द दूसरा हो जाएगा। आप फिर कहिएगा ना कि सर लगता है उसमें दूसरा लिखा दिया और इसमें, क्योंकि हम जो है ना अपना शब्द बनाते हैं ना, बात बात में हमारा शब्द चेंज होगा। रटा रटाया तो शब्द मेरे पास है नहीं, ठीक है, तो वही में फिर शब्द चेंज हो जाएगा लेकिन मटेरियल वही रहेगा। नेक्स्ट, हैदराबाद। हैदराबाद लिखिए, हैदराबाद के निजाम ने भी विद्रोह कर दिया। हाँ, हैदराबाद अगला टॉपिक दीजिए। पहला हम लोग लिख दिए, जूनागढ़ देख लिए, अब दूसरा हम लोग, हैदराबाद के निजाम ने भी क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। शाहनवाज, अरे शाहनवाज भुट्टो फादर थे जुल्फिकार अली भुट्टो के, ठीक है, उधर नहीं आपसे पूछेगा, काहे लग जा रहा है, ठीक है। विद्रोह कर दिया। भारत सरकार ने नवंबर 1948 में, भारत सरकार ने नवंबर 1948 में, भारत सरकार ने नवंबर 1948 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा, किस कार्रवाई के द्वारा? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। पुलिस कार्रवाई क्यों कहा गया, समझ गए ना? ठीक है, अपने सीमाओं के अंदर हम आर्मी कार्रवाई नहीं ना कर सकते हैं, कार्रवाई तो आर्मी ने किया था रजाकारों के विरुद्ध, लेकिन उसको हम लोगों ने क्या कहा? पुलिस कार्रवाई है, क्योंकि पुलिस का काम है ना देश के सीमाओं के अंदर काम करने का, ठीक है, आर्मी तो वही बॉर्डर के लिए है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको क्या कहा? पुलिस कार्रवाई। पुलिस कार्रवाई के द्वारा कब मिला लिया? नवंबर 1949 में। 48 में न 49 में है, गलती।
ठीक है, 49 कर दीजिए, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू तथा कश्मीर, जम्मू एंड जम्मू तथा कश्मीर। उस समय के तात्कालिक राजा, जम्मू कश्मीर के तात्कालिक राजा हरि सिंह ने विलय पत्र में सिग्नेचर करके भारत में मिलने की बात की। उस समय के तात्कालिक राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में जम्मू एंड कश्मीर का विलय कर दिया। तात्कालिक राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में विलय कर दिया। अब उस 48 में ही हुआ था। डेट दिमाग में नहीं है, ठीक है। अब देखिए उसका बहुत सारे रीजन को समझ लीजिए, क्या कह रहा था इसके पीछे, इसको समझ लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर पर ज्यादा हम लोग फोकस नहीं किए हैं, ठीक है, करना चाहिए था, लेकिन जीके के क्लास है तो इसलिए ज्यादा नहीं किया। देखिए जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है कि 2 भाग में बटा हुआ है। इधर देख लो, कितने भाग में? 2 भाग में। एक पहला तो है जम्मू और दूसरा है कश्मीर। अब जम्मू जो है अधिसंख्य हिंदुओं का इलाका है ना, और घाटी कहां पे अमूमन क्या है? ये घाटी का इलाका है ना, श्रीनगर वगैरह, ये इस्लामिक लोग हैं यहां पे। और आपको पता होगा कि राजा कौन है? हरि सिंह, एक हिंदू है। अधिसंख्य जनसंख्या किसका है? मुस्लिमों का। अब हरि सिंह ने यह निर्णय लिया कि हम भैया स्वतंत्र रहेंगे, न पाकिस्तान में मिलेंगे और ना ही भारत में मिलेंगे। क्लियर है? उस समय जान रहा था माउंटबेटन कि यदि दोनों को यदि तुरंत आर्मी दे दिया जाए, पाकिस्तान को और भारत को, 50 तक देखिएगा आर्मी का चीफ खुद माउंटबेटन है, मतलब सॉरी 48 तक, 47-48 तक, ठीक है। आर्मी किसी को नहीं दिया है, ठीक है, बहुत सा चीज है अंदर का, तो प्रॉब्लम होगा। अब इन लोगों ने क्या किया, इस इलाके के लोगों ने, कि कबीला, उस इलाका पूरा कबीला में बटा हुआ है, कबीलाइयों के साथ वो आक्रमण कर दिया, है ना, पाकिस्तान में मिलाने के लिए। अब ठीक है, मिलाने के लिए किया, लेकिन भारत कोई एक्शन कर सकता था? नहीं कर सकता था। भारत को लगा कि जब तक अब सिग्नेचर नहीं करोगे हम पहुंचेंगे नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। एक दिन इतना करीब कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के करीब आ गया श्रीनगर के, कि यदि एक दिन भी लेट करता तो जम्मू एंड कश्मीर किसका भाग हो जाता? पाकिस्तान का हुआ। अब विलय पत्र पे समझौता हुआ, लेकिन फिर भी उस विलय पत्र में बहुत सारे कंडीशन जोड़ा हुआ था, जैसे 370 वाला कंडीशन। संविधान सभा में इस पर अलग से चर्चा होती है 370 जोड़ते समय, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर तो नहीं था। बाद में जब जम्मू कश्मीर ने के साथ हम लोगों ने क्या किया, कुछ एग्रीमेंट साइन किया कि भैया हम आपको ये सुविधा देंगे यहां के लोगों को, है ना, तो वो आया, तो 370 के लिए वहीं से प्रोविजन निकल गया, है ना। उन्होंने कहा, कुछ डिमांड रखा, भारत सरकार ने उस डिमांड को माना, और तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी थी कि जवाहरलाल नेहरू को वो डिमांड मानना ही पड़ता, ठीक है। तो 370 का वहीं से रूपरेखा तैयार हुआ। अब रात में ही जो है आर्मी जहाज से दिल्ली से जाता है, ठीक है, उसको बहुत पीछे छोड़ता है, लेकिन वहां पे एक कूटनीतिक भूल होती है भारत सरकार से, तात्कालिक प्रधानमंत्री से, और पूरा एरिया को
कवर अपने अंदर में नहीं लेता है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया जाता है। एक्चुअली पूरा जम्मू एंड कश्मीर आधा किसके पास है, लगभग में पाकिस्तान के पास। जो इलाका जीत लिया उसको अभी तक हम लोगों ने पीछे नहीं किया। तो जो ये जम्मू एंड कश्मीर का जो पूरा इलाका है, जो हम लोग क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान के पास है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएको, पाक अधिकृत कश्मीर। और उन लोग क्या बोलता है उसी इलाका को, स्वतंत्र कश्मीर। नहीं समझ में आया? जैसे मान लिया जाए ये कश्मीर का इतना इलाका है ना, इतना इलाका जो है ये मान लिया जाए किसके पास है, पाकिस्तान के पास। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएको, पाक ऑक्युपाई कश्मीर। क्लियर हो गया? पाक अधिकृत कश्मीर यानी जो पाकिस्तान छीन लिया है। अब इस इलाकों को क्या बोलता है, उन लोग क्या बोलता है कि स्वतंत्र कश्मीर है। ये क्या बोलता है, शब्दों को एकदम समझिएगा, वो कहेगा स्वतंत्र कश्मीर है, ठीक है। अब इस इलाके को हम लोग क्या कहते हैं, वो आज भी कहता है कि भारत ऑक्युपाई कश्मीर है। उन लोग बोलता है कि ये क्या है, जो अभी हम लोगों के पास है, वो कहता है कि ये भारत ऑक्युपाई कश्मीर है। और हम लोग कहते हैं क्या, ये मेरा कश्मीर है ना, स्वतंत्र कश्मीर है, मेरा अपना है। स्वतंत्र भी हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि मेरा कश्मीर है। तो यही पॉलिटिकल शब्द थोड़ा सा वहां पे देखने को मिलता है। हम लोग पूरे कश्मीर को दिखाते हैं कि नहीं मैप में। जब आपसे इसीलिए ना पूछता है, जब आपसे हिस्ट्री सॉरी ज्योग्राफी में पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कहां है, तो क्या नाम देते हो, केटू, क्या बोलते हो, केटू बोलते हो ना, गाडविन आश्चित जिसको बोलते हो, है ना। और भारत में तो कंचनजंगा, इसका मतलब कंचनजंगा भारत के अभी एरिया में है। और भारत की का मतलब हम लोग पूरा मैप पे दिखा देते हैं। तो केटू जो उसके अंडर में है उसको भी हम लोग अपना बताते हैं। अब समझ में आया जीके का रहस्य, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग, टाइम हो गया, चलिए नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई कुछ क्वेश्चंस भी हैं। 48 में किया बेटा, ना ना 48, हाँ 48, अच्छा देख लेते, लिख लीजिए 47 मेरे, ठीक है। हमारे जेहन में नहीं है बेटा, इसीलिए हम बोल रहे थे।